हेलो गाइस, वेलकम टू द कंटेंट। तो आज हमारे सामने यहाँ पे कॉन्कर का स्टॉक है। कॉन्कर की अगर मैं बात करूँ, इस कंपनी की अगर बात करूँ, नो डाउट इन कंपनी, इस कंपनी में कोई डाउट ही नहीं कर सकता। मतलब कि एकदम प्रॉफिटेबल कंपनी है, एकदम डेट फ्री कंपनी है और यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा इसका बिजनेस मॉडल है और बहुत ही अच्छा ये बिजनेस कर रही है कंपनी। इसके बारे में कोई डाउट ही नहीं ले सकता। लेकिन सिर्फ दो चीज़ें हैं यहाँ पर ऐसी कि इसको मतलब ये फ्यूचर डिसाइड कर सकती है, इसकी दो चीज़ें। तो अभी ये दो चीज़ें एक्चुअल में है क्या यहाँ पर? तो ये दो गवर्नमेंट के डिसीजन है यहाँ पर, जिसकी वजह से कॉन्कर का फ्यूचर जो है वो एक अलग ही मोड़ ले सकता है यहाँ पर। मतलब कि फ्यूचर की बात कर रहा हूँ मैं, ये किस वक्त की बात कर रहा हूँ? आने वाले 4 से 5 साल के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। अभी आने वाले 3 से 4 साल की तो बिल्कुल ही बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ तक तो इसका बिजनेस एकदम प्रॉफिटेबल है और एकदम तगड़ा है। यहाँ पर कंपनी डेट फ्री ही रहने वाली है। लेकिन आने वाले 5 से 6 साल की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, किस तरीके से ये दो डिसीजन गवर्नमेंट के किस तरीके से यहाँ पे काम कर सकते हैं यहाँ पर। तो अभी हम इन दो गवर्नमेंट के डिसीजन से रिलेटेड बाकी चीजें करने से पहले, ये दो चीजें मेन है इस वीडियो के अंदर यहाँ पर, गवर्नमेंट के दो डिसीजन। लेकिन इसको समझने से पहले यहाँ पर जो इसका प्रॉफिटेबल बिजनेस है ना, वो किस तरीके से काम करता है वो समझना एकदम इंपॉर्टेंट है ये गवर्नमेंट के दो डिसीजंस समझने के लिए। तो ये जो है ना, इसका जो बेसिक जो कॉन्कर का बिजनेस एक्चुअल में कैसे काम कर सकता है यहाँ पर, किस तरीके से इसका बिजनेस मॉडल है, ये समझने के लिए खाली 4 मिनट लगेंगे यहाँ पर। उसके बाद में हम यहाँ पे 2 पॉइंट्स जो है गवर्नमेंट के डिसीजंस वाले, उसके ऊपर सारी की सारी डिटेल चर्चा करेंगे। तो अभी ये समझ लो सबसे पहले। लेकिन अभी और एक चीज समझ लो यहाँ पे कि हम जो है यहाँ पर वो रेलवे सीरीज यहाँ पर चालू की है हमने यहाँ पर, जो नवंबर दिसंबर के नाम से है यहाँ पर, नवंबर दिसंबर रेलवे सीरीज। तो इसके अंदर सारे के सारे यहाँ पे रेलवे सेक्टर से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स है, जितने भी पावरफुल स्टॉक्स है यहाँ पे, जितना अच्छा खासा वर्क कर रहा है यहाँ पर, उन सबको यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। और साथ ही साथ इसको देखना भी जरूरी है। इससे पहले भी हम यहाँ पे अक्टूबर नवंबर सीरीज चालू कर चुके हैं यहाँ पर, जिसके अंदर यहाँ पे हमने डिफेंस से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स है उनको कवर किया है। तो जाओ उनको भी एक बार देख लो। तो अभी सबसे पहले यहाँ पर आ जाओ कि ये जो है कॉन्कर का बिजनेस एक्चुअल में कैसे है, क्या है, ये समझ लो। कॉन्कर जो है यहाँ पर कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके नाम में ही यहाँ पर बताया गया है यहाँ पर कि कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो कंटेनर्स होते हैं, जो आप देखते हैं वैगन्स वगैरह, इस टाइप की जो चीजें होती है यहाँ पर, पोर्ट्स हो गए, एयर कार्गोज हो गए, ये जो डिलीवर करना है, ट्रांसपोर्टेशन है यहाँ पर, ये सारी चीजें यहाँ पर कॉन्कर करता है। तो एक्चुअल में अभी समझ लो यहाँ पे जो रेलवे से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है यहाँ पर, माल ढुलाई का काम होता है यहाँ पर, जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। आप जो एक चौकोन आकार के कंटेनर्स देखते हो ना, रेलवे के ऊपर जाते रहते हैं यहाँ पर, उसके अंदर जो भी सामान होता है वो डिलीवर करना, यहाँ पे वेयर हाउसिंग कहता है यहाँ पर, उनके जो लीज ली हुई लैंड है वहां पर रखना, स्टोर करना, ये सारी चीजें होती है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो पोर्ट्स होते हैं, जो लॉजिस्टिक पार्क जो हम कहते हैं यहाँ पर, उस तरीके का इसका काम है। जो यहाँ पे जो पोर्ट्स होते हैं, शिपिंग के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, वहाँ पे जो वेयर हाउसिंग होते हैं यहाँ पर कंटेनर्स के, उनको वहाँ पे रखना है, एयर कार्गो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये एक्चुअल में कॉन्कर करता है यहाँ पर। इसको डिटेल में बताता बैठूँ ना, एक्चुअल में इसका बिजनेस मॉडल तो बहुत लंबा है यहाँ पर। तो एकदम से शॉर्टकट में मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, इसकी जो पार्ट्स हैं ना सर्विसेज के, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए। यहाँ पर कैरियर हो गया, टर्मिनल ऑपरेटर्स हो गया, कंटेनर फ्रेट स्टेशन हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इसके अंदर सर्विसेज आती है। यहाँ पर कैरियर के अंदर क्या आता है, रेलवे से रिलेटेड जितने भी ट्रांसपोर्टेशन होते हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पे लीज पे लेती है ये रेलवे की लैंड, वहाँ पे यहाँ पे कंटेनर्स रखे जाते हैं एज ए वेयर हाउस, और उसको ट्रांसपोर्ट करना, ये वगैरह सारी चीज़ें आ जाती है। टर्मिनल ऑपरेटर्स जो होते हैं यहाँ पर, उसके अंदर यहाँ पे वेयर हाउसिंग, कंटेनर पार्किंग, रिपेयर फैसिलिटीज, ऐसी सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। कंटेनर फ्रेट स्टेशन जो होते हैं, इसके अंदर यहाँ पे सारी जो लॉजिस्टिक चेन्स होती है वो ऑपरेट की जाती है यहाँ पर। तो ये एक तरीके से नेटवर्क तैयार करते हैं यहाँ पर। एक रेलवे से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है, मतलब जितनी भी लैंड है उसको लीज पर लेना, वहाँ पे यहाँ पे वेयर हाउसिंग की तरह वहाँ पे उनके कंटेनर्स रखना। उसके अंदर यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज हो गए, इनके जो ऑपरेटर कंपनीज हो गए यहाँ पर, इनको जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो वाली कंपनीज हो गई, इनको उनका जो भी माल होता है यहाँ पर वो इनके वेयर हाउस में रखना पड़ता है, उनका ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ता है इनके कंटेनर्स के थ्रू यहाँ पर। वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। जैसे कि फिर बाद में पोर्ट्स हो गए यहाँ पर, उनके लॉजिस्टिक पार्क जो होता है यहाँ पे, एक एक्चुअल में एक लॉजिस्टिक पार्क जो होता है यहाँ पे, रेलवे के बाजू में भी होता है यहाँ पे पोर्ट्स के बाजू में भी होता है, जो शिपिंग पोर्ट्स होता है वहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे जो एयरपोर्ट होते हैं उनके बाजू में भी होता है यहाँ पर, जो लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है यहाँ पर, एक जगह से दूसरी जगह तक, ये सारे काम एक्चुअल में करता है यहाँ पर। वो करियर्स में भी आ गया यहाँ पर, टर्मिनल ऑपरेटर्स में भी आ गया, कंटेनर फ्रेट स्टेशन में भी आ गया, कि मतलब एक रेलवे स्टेशन के बाजू में यहाँ पे जो जमीन है वो लीज पे ली है, वहाँ पे वेयर हाउसिंग की तरह काम कर रहे हैं, वही यहाँ पे चेन भी प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, रेलवे से रिलेटेड ट्रांसपोर्टेशन होना, या फिर शिपिंग जो पोर्ट्स होते हैं यहाँ पर, वहाँ पे वेयर हाउसिंग की तरह कंटेनर्स रखना, वो भी सप्लाई करना, वो भी ट्रांसपोर्ट करना, और फिर यहाँ पे एयर कार्गोज जो होते हैं उनका भी ट्रांसपोर्टेशन करना यहाँ पे। तो ये एक्चुअल में काम है यहाँ पर कॉन्कर का। बहुत स्पीड में बोला मैंने यहाँ पे, क्योंकि मुझे ये जो चीज़ें सबसे ज़्यादा मेन कौन सी चीज़ लग रही है, गवर्नमेंट के दो डिसीजंस, इसी वजह से जो इसका बिजनेस मॉडल वगैरह है ना
यहाँ पे, वो मैं थोड़ी सी इसको एकदम फास्ट में बता रहा हूँ यहाँ पर। तो अभी फटाफट नीचे आ जाते हैं, इसकी कुछ और भी चीज़ें जो मुझे आप लोग को बतानी है यहाँ पर फटाफट एकदम से। और एक चीज़ यहाँ पे ऐसी भी देख लो कि इसकी कैपेक्स के बारे में मुझे आपको बताना है यहाँ पर। एक कैपेक्स जो यहाँ पे ये किया था फाइनेंशियल 2021 में 550 करोड़ के आसपास का इसका जो है एक्विजिशन हुआ था। और फिर उसके बाद में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हुई, लैंड लीज पे लेना, नए नए प्रोजेक्ट्स यहाँ पे अपग्रेड्स करना यहाँ पे। तो ये जो कैपेक्स से रिलेटेड जो बात है ना यहाँ पे, ये फाइनेंशियल ईयर का और ये जो आंकड़ा है यहाँ पे कितने का कैपेक्स किया ये ध्यान में रखना। इसके बारे में हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉसेस के अंदर यहाँ पे बात करेंगे कि किस तरीके से काम किया, आगे बात करेंगे इसके बारे में यहाँ पर। फिर उसके बाद में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लैंड लीज लाइसेंस फीस से रिलेटेड भी है और फिर यहाँ पे गवर्नमेंट से रिलेटेड जो डिसीजन है उसके ऊपर भी है। तो अभी ये जो है यहाँ पे कॉन्कर किस तरह से काम करता है, इसके कैपेक्स में क्या हुआ है यहाँ पर, वो सारी चीज़ें हो गई यहाँ पर। तो अभी एकदम से फटाफट बढ़ते इसके बैलेंस शीट की तरफ। पहले बैलेंस शीट करेंगे, उसके बाद में यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉसेस देखेंगे। तो मैं जैसे कि कहा था कि ये जो कंपनी एकदम से डेट फ्री कंपनी है। फिर भी आपको एक बात मैं बता दूं यहाँ पे कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ यहाँ पे बैलेंस शीट जो होती है ना यहाँ पे एक्चुअल में जो एनुअल रिपोर्ट होती है ना उसके अंदर देखा करो, उसके अंदर एक्चुअल में डिटेल में सारी चीज़ें बताई गई होती है यहाँ पर। इस तरीके के वेबसाइट के ऊपर मैं इसलिए बताता हूँ यहाँ पर थोड़े से आंकड़े जो होते हैं ना वो इजीली समझ में आ जाते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा ईजी होता है यहाँ पर समझने के लिए, इसलिए मैं इस तरीके की वेबसाइट के ऊपर बताता हूँ। हालांकि मैं एनुअल रिपोर्ट के अंदर भी बताता हूँ, लेकिन थोड़ा सा कभी कभी ना यहाँ पे जो होता है ना ये जो आंकड़े होते हैं ना यहाँ पे वो कुछ एनुअल रिपोर्ट के अंदर इन लैक्स में होते हैं। तो बहुत सारी डिफिकल्टीज होती है यहाँ पर समझने में भी और आपको समझने भी। तो लैक्स वाला आंकड़ा जो होता है करोड़ में कन्वर्ट करना, ये वगैरह सारी चीज़ें जो मैं इजीली तो समझा देता हूँ यहाँ पर, लेकिन कभी कभी ना बहुत सारे लोगों को यहाँ पे समझने में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं इस तरीके की वेबसाइट के ऊपर समझाता हूँ यहाँ पर। तो जैसे कि मैंने कहा था कि ये टोटल डेट फ्री कंपनी यहाँ पर, लेकिन बोरोइंग्स के अंदर देखा जाए ना तो 700-750 करोड़ के आसपास का यहाँ पे डेट देखने को मिलता है। तो एक्चुअल में ये क्या है यहाँ पर, ये लीज है यहाँ पर। थोड़ा सा इसको प्लस में से सब पॉइंट्स देखा करो यहाँ पे, तो सब पॉइंट्स देखोगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाती है। तो यहाँ पे जो लीज लाइबिलिटी है ना वही यहाँ पे 700 करोड़ के आसपास है यहाँ पर। कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो है ना वो है अभी यहाँ पे, मतलब कितने हैं यहाँ पे 50 से 55 करोड़ के आसपास में है यहाँ पर। तो ये जो होते हैं ना ये ऑलमोस्ट डेट फ्री होता है, ये कोई कर्जा नहीं होता है यहाँ पर, ये तो ऑलमोस्ट चलता रहता है यहाँ पर। अगर इसी जगह पे यहाँ पे ये 1000 करोड़ के आसपास होते तो एक्चुअल में इसको डेट कहा जा सकता था हमको, लेकिन ये ऑलमोस्ट डेट फ्री है यहाँ पर। तो ये चीज़ें भी समझ लेना बहुत जरूरी है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या होता है, लीज लाइबिलिटीज क्या होती है, ये सारी चीज़ें। तो अभी इस कंपनी का ना लीज लाइबिलिटी ये जो है ना ये कभी खत्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका काम ही ये है कि मतलब कि लीज के ऊपर जमीन लो, यहाँ पे रेलवे की लो, एयरपोर्ट्स की लो, या फिर जो शिपिंग पोर्ट्स होते हैं यहाँ पे उनकी लो यहाँ पे। तो ये जो होती है वो लीज पे लेना और वहाँ पे अपना कंटेनर्स वगैरह जो एज अ वेयर हाउस इसको यूज़ करना और फिर दूसरों को भी इसकी सर्विसेज देना, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज देना, ये चलता ही रहता है। तो लीज लाइबिलिटी इसकी कभी कम होने वाली है ही नहीं यहाँ पर, जीरो इम्पॉसिबल है यहाँ पे कि खुद की लैंड ले और उसको एकदम से डेवलप करे, ऐसी चीज़ हो ही नहीं सकती यहाँ पे, क्योंकि हज़ारों एकर्स की ज़मीन जो है ना वो लीज पे ली हुई है इन लोगों ने, रेलवेज की कह लो या फिर पोर्ट्स की कह लो। तो ये चीज़ है यहाँ पर। तो बोरोइंग्स कह लो यहाँ पे डेट फ्री कंपनी है यहाँ पर ये टोटली। और इसकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की बात कर ले, कैश रिजर्व्स की बात कर ले, तो उसको भी यहाँ पर देख लिया जाए तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को देख लिया जाए तो यहाँ पे 3300 करोड़ के आसपास के बनते हैं यहाँ पर। ये हालांकि फाइनेंशियल ईयर 23 का आंकड़ा बन रहा है यहाँ पर, लेकिन हम फाइनेंशियल ईयर 22 का ही आंकड़ा देख लेते हैं जो कि 3000 करोड़ के आसपास का है यहाँ पर। तो इसको अभी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स जो होते हैं ना, मैं हर बार कहता हूँ यहाँ पर कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स जो होते हैं ना वो थोड़ा डिफरेंट चीज़ है यहाँ पे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एंड कैश बैलेंस जो बैंक में बैलेंस होता है उसको करंट अकाउंट हो गया, डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट अकाउंट हो गया। तो ये दोनों चीज़ें ना एक्चुअल में अलग अलग करके देखनी चाहिए हम लोगों ने यहाँ पे, वो एनुअल रिपोर्ट के अंदर दिख है यहाँ पर। तो एनुअल रिपोर्ट के अंदर जब देखोगे ना तो चीज़ें जो होती है ना वो डिटेल में समझ में आ जाती है, सब पॉइंट्स के साथ बताई जाती है एनुअल रिपोर्ट के अंदर। यहाँ पर थोड़ा जूम करके देख लेंगे तो यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स जो है वो 370 करोड़ के आसपास बताए जा रहे हैं। और वही बैंक बैलेंस यहाँ पे साफ दिखाया गया है, बैंक बैलेंस अदर देन अबाउ 3rd नंबर का पॉइंट, मतलब कि इसके अलावा और भी कैश है वो 2500 करोड़ के आसपास के है। तो मतलब ये क्या होते हैं एक्चुअल में, इनके हाथ में कैश होता है, करंट अकाउंट में हो गया यहाँ पर, और उसके बाद में यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में हो गया, जैसे सेविंग अकाउंट में एफडीज वगैरह होते हैं यहाँ पर। तो मैक्सिमम कैश जो होता है ना वो यहाँ पे एफडीज के स्वरूप में ही होता है, और जो बाकी बचा हुआ करंट अकाउंट में हो गया वो आता जाता रहता है पैसा यहाँ पर, वो थोड़ी बहुत कम ही अमाउंट होती है यहाँ पर। तो इन दो चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, कंपनी के पास एक्चुअल में कैश कितना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और कंपनी के पास एक्चुअल में डेट कितना है वो भी पता चलता है, उसके सब पॉइंट्स देखा करो। अभी यहाँ पर जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉसेस के अंदर अदर इनकम होती है यहाँ पर, तो अदर इनकम रुको बताता हूँ मैं, अभी प्रॉफिट एंड लॉसेस के अंदर ही चले जाते हैं यहाँ पर। तो ये जो अदर इनकम होती है तो यहाँ पर ये क्लियरली पता ही नहीं जाती है कि एक्चुअल में अदर इनकम कहाँ से आई है, लेकिन वही हम एनुअल रिपोर्ट के अंदर देखे नहीं है तो पॉइंट वाइज एक्चुअल में प्रॉफिट एंड लॉसेस की शीट में नहीं दिखाई जाते, लेकिन नीचे नीचे जाओगे ना यहाँ पर तो सब पॉइंट्स होते हैं एनुअल रिपोर्ट के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। एनुअल रिपोर्ट के अंदर आओगे तो एनुअल रिपोर्ट के अंदर सारी चीज़ें क्लियरली बताई गई थी पॉइंट वाइज, सब पॉइंट वाइज। तो अभी यहाँ पर अदर इनकम
बाजू में रखते हैं और एक्चुअल में कंपनी के मेन पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉसेस की बात कर ले, कंपनी एक्चुअल में बहुत बेहतरीन यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट कर रही है। यहाँ पर सेल्स भी अच्छा खासा हो रहा है, सेल्स जो है ना यहाँ पे कभी भी कम नहीं हुए हैं। खाली यहाँ पे मार्च 2021 फाइनेंशियल 21 में यहाँ पे थोड़ा सा 100 करोड़ से यहाँ पे कम देखने को मिला है। सभी को पता है यहाँ पे रीजन क्या है, लेकिन फिर भी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 100 करोड़ ही कम हुआ है। बाकी के अलावा यहाँ पे कंपनी के अंदर कोई भी अप्स एंड डाउन्स नहीं है, वो भी यहाँ पे कवर हो चुके हैं। मार्च 22 का जब रिजल्ट आया यहाँ पे सामने 7,600 करोड़ के पार चला गया इसका रेवेन्यू, और वही अभी फाइनेंशियल 23 का भी देख लिया जाए ना तो वो भी 8,000 के आसपास आ रहा है, 8,000 करोड़ के आसपास। और एक्सपेंसेस जो है ना यहाँ पे वो भी एकदम सिमिलर है। यहाँ पे अभी ना एक्सपेंसेस से रिलेटेड एक चीज यहाँ पर याद ऐसी आई कि मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ है ना, पिछले मार्च 2020 में, फाइनेंशियल 2020 में और फाइनेंशियल 2021 में जो इसका रिजल्ट सामने आया है वो एक्चुअल में जो प्रॉफिट है ना वो 1600 करोड़ से, नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, वो 1200 करोड़ से एकदम से यहाँ पे 400 करोड़ और 500 करोड़ का दिखाई दिया गया है यहाँ पर। तो वो चीज़ यहाँ पे एकदम सडन ड्रॉप कहाँ से हो गई, तो जैसे कि मैंने कहा था कि अदर इनकम को भी यहाँ पे देखा करो कि मतलब आ रही है जा रही है यहाँ पर, तो सडनली यहाँ पे जो है ना एकदम से 560 करोड़ का यहाँ पे झटका देखने को मिल रहा है कि मतलब ये अदर इनकम कहाँ पे खर्च हुई है यहाँ पर। तो जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ पे कैपेक्स जो चीज़ है यहाँ पर वो यहाँ पर की गई थी कॉन्कर के थ्रू, कि मतलब कि यहाँ पे कैपेक्स हुआ था वो 500 करोड़ के आसपास का ही था यहाँ पर। तो इन सारी चीज़ों को ना देख लेना बहुत जरूरी होता है यहाँ पर। जब आप प्रॉफिट एंड लॉसेस देखते हैं, बैलेंस शीट देखते हैं, उसके सब पॉइंट्स भी देखा करो कहाँ पे कितना कितना खर्चा हुआ और कैसे कैसे हुआ है। अगर यहाँ पे अदर इनकम बताई गई है, अदर इनकम कहाँ से कितनी हुई है, तो वही यहाँ पे अदर इनकम के अंदर यहाँ पे माइनस दिख रहा है, तो ये सारा का सारा खर्चा कहाँ से कैसे हुआ है। तो ये सारी चीज़ जो होती है ना, अदर एक्सेप्शनल आइटम्स जो होते हैं यहाँ पर, इसके सब पॉइंट्स में जाओगे, एक्सेप्शनल आइटम्स जो होते हैं उसके अंदर भी यहाँ पे बहुत सारा खर्चा हुआ है यहाँ पर। तो उसी वजह से जो है ना यहाँ पे इनकम हुई भी है। नॉर्मल इनकम जो होती है यहाँ पर वो अदर इंटरेस्ट से कह लो या फिर डिविडेंड से कह लो, यहाँ पे कंपनी डिविडेंड भी देती है, तो उस वजह से यहाँ पे इनकम भी हुई है। वही यहाँ पर 850 करोड़ के यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम जो है उनका खर्चा भी हुआ है यहाँ पर। उसी वजह से यहाँ पे माइनस करके 560 करोड़ माइनस हो गई अदर इनकम। इसी वजह से यहाँ पे मार्च 2022 का रिजल्ट जो है यहाँ पे वो 540 करोड़ के आसपास का दिखाया गया है, और वही यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 21 में भी वो आंकड़ा यहाँ पे 600 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीजें ना बहुत सारी मतलब कि एक समझ लेने वाली बात होती है यहाँ पर। अगर आप बैलेंस शीट देख रहे हो उसमें भी सब पॉइंट्स देखो, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉसेस देख रहे हो उसमें भी सब पॉइंट्स देखो, यहाँ पे कहाँ से कितना कितना कैसे इनकम जनरेट हो रहा है, कहाँ से कितना एक्सपेंसेस हो रहा है यहाँ पर। और वही यहाँ पे क्वार्टरली भी रिजल्ट्स देखा करो कि मतलब क्या यहाँ पे इसके अंदर जो है क्वार्टरली वाइज यहाँ पे कैसे कैसे खर्चा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे सितंबर क्वार्टर में ये सारा का सारा खर्चा हुआ था यहाँ पर 2019 में। अभी फाइनेंशियल ईयर 2021 2020 ये सारी समझने वाली चीज़ होती है, आप लोग को समझना चाहिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें है कि मतलब मार्च 2020 रिजल्ट जब सामने आया तो उसके अंदर कौन से क्वार्टर आएंगे। ऑब्वियसली यहाँ पे जून 2019, सितंबर 2019, दिसंबर 2019 और उसके बाद में मार्च 2022 का रिजल्ट आएगा, वही फाइनेंशियल ईयर 2020 टीका देखा जाएगा यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली आप लोग को नॉर्मली समझ लेनी चाहिए यहाँ पर। तो इसी वजह से यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट देखा करो, उसके अंदर यहाँ पे सारी जो रिपोर्ट्स होती है वो सामने होती है यहाँ पर कि अदर इनकम कहाँ से कितनी कितनी खर्च हुई है। अगर इसके अंदर ये सारी चीज़ें यहाँ पर खर्च हुई है तो इसी का रिजल्ट जो होता है यहाँ पर नीचे भी देखने को मिलता है। यहाँ पर इस फाइल को खोलोगे तो वो भी सारी डिटेल जो होती है वो डिटेल में बताई जाती है कि यहाँ पर अदर एक्सेप्शनल खर्चा कहाँ पे कितना कितना कैसे हुआ है, कैपेक्स के अंदर हुआ है या फिर कुछ और अदर खर्चा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर समझने वाली होती है। तो अभी हमने यहाँ पे इसकी जो कंपनी का एक्चुअल बिजनेस हो उसको भी समझ लिया, यहाँ पे बैलेंस शीट कैसे काम कर रही है, डेट फ्री कंपनी है, यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल्स है या फिर कैश इक्विवेलेंट्स और कैश बैलेंस कितना है, ये सारी चीज़ें भी समझ ली, प्रॉफिट एंड लॉसेस भी समझ ली, किस तरीके से समझना है एक्चुअल में वो भी बता दिया मैंने चीज़ यहाँ पे कि आने वाले कुछ साल के अंदर यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर 23 का जो रिजल्ट आएगा अभी यहाँ पे मार्च के अंदर आगे, वो भी यहाँ पे आंकड़ा बढ़ता हुआ ही रहेगा इसके अंदर। मतलब कि यहाँ पे कंपनी ने कभी लॉस दिया ही नहीं। क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देख लिया हमने यहाँ पे किस तरीके से प्रॉपर काम कर रही है कंपनी, कि कंपनी एक नवरत्न कंपनी कहलाती है। ये सारी चीजें अभी बाजू में रख दो, अभी फ्यूचर डिसीजंस के ऊपर बात करते हैं यहाँ पर कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे कौन कौन से डिसीजंस लिए जिस वजह से इसको इन फ्यूचर यहाँ पे आने वाले 5 से 6 साल बाद यहाँ पे किस तरीके से लॉस हो सकता है या फिर कुछ और भी चीज इसके अंदर हो सकती है, इसको भी जान लेना जरूरी है। यहाँ पर सबसे पहली बात यहाँ पे आ जाओ कि कंपनी यहाँ पे किस तरीके से काम कर रही है, उसको भी देख लो यहाँ पे कि गवर्नमेंट के डिसीजन यहाँ पे क्या हो सकते हैं। यहाँ पे पहला जो है यहाँ पे वो कौन सा है, यहाँ पे गवर्नमेंट की यहाँ पे लैंड लीज पॉलिसी के अंदर चेंज होना, उसको देख लो यहाँ पे सबसे पहले। तो ये जो है लैंड लीज पॉलिसी पिछले 2 महीने बाद पहले ही यहाँ पर सामने आई थी ये चीज, इसी वजह से यहाँ पे कॉन्कोर का जो स्टॉक्स है ना यहाँ पे वो स्टॉक अपसाइड मूव करने लगा था यहाँ पे एक्चुअल में। बाकी रेलवे स्टॉक्स तो कर ही रहे थे लेकिन इस पॉलिसी की वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा था, बहुत सारा मूव कर रहा था अपसाइड यहाँ पे। तो इससे रिलेटेड चीज ना लोगों को कुछ अलग ही लग रही थी यहाँ पे कि 5 साल की लीज लैंड पॉलिसी जो होती है यहाँ पर, जो 5 साल की हुआ करती थी यहाँ पे पहले, वो लोग को एक्चुअल में समझ में नहीं आ रहा था यहाँ पे कि 5 साल से एकदम से 35 साल हो गए यहाँ पर। तो अभी यहाँ पे कॉन्कोर का एक्चुअल में फायदा ही होने वाला है। लेकिन सबसे मेन बात यहाँ पे समझ लो यहाँ पे
पे कॉन्कर जो है एक गवर्नमेंट कंपनी है यहाँ पर, उसको पहले से ही 30 साल की यहाँ पे पीरियड मिल चुकी है यहाँ पे लैंड लीज करने के लिए यहाँ पर। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी जो होती है उनको 30 साल का ही यहाँ पे पीरियड मिलता है लैंड लीज के लिए। बाकी जो प्राइवेट कंपनीज होती है ना उनको 5 साल मिलता था यहाँ पर। तो वही 5 साल जो है 35 ईयर्स कर दिया है यहाँ पर। गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो उनको 35 ईयर्स का ही यहाँ पे पीरियड मिलेगा लैंड लीज करने के लिए। तो ये उसका अपसाइड मूव करना है यहाँ पे, कॉन्कर का अपसाइड मूव करना है, ये बेकार की चीज थी यहाँ पे। लोगों को एक्चुअल में पता ही नहीं था यहाँ पे पॉलिसी एक्चुअल में है क्या यहाँ पर। बस पॉलिसी आ गई, ये फायदे की पॉलिसी, यही चीज चल रही थी वहाँ पे। रेलवे स्टॉक्स बूम कर रहे थे, उसके अंदर ये न्यूज आना, ये नई पॉलिसी आना, इसकी वजह से यहाँ पे कॉन्कर अपसाइड मूव कर रहा था, बूम कर रहा था। वैसे एक चीज है यहाँ पे कि कॉन्कर जो है अपसाइड मूव कर रहे हैं, कोई बुरी बात नहीं है यहाँ पे। प्रॉफिटेबल कंपनी यहाँ पे बहुत अच्छी काम कर रही है यहाँ पर। तो लेकिन यहाँ पे गलत फैमिली की वजह से यहाँ पे अपसाइड मूव कर रहे हैं, ये अलग बात है यहाँ पर। कि मतलब 5 ईयर्स की लीज पॉलिसी, अरे लीज पॉलिसी जो 5 ईयर्स की है वो यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज के लिए 30 ईयर्स की लीज पॉलिसी जो है यहाँ पे पहले से यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी के लिए है यहाँ पर। तो मतलब कि जो कॉन्कर है यहाँ पे पहले से 30 साल के ही ले रहे हैं यहाँ पे। कोई भी जमीन लीज पे ले रही है यहाँ पर वो 30 साल के लिए ले रही है यहाँ पर। लेकिन अभी चीज़ क्या होगी कि 35 ईयर्स के लिए होगी, कोई भी हो, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो यहाँ पे, उनके लिए यहाँ पर। तो अभी यहाँ पे नई पॉलिसी के अंदर क्या चीज़ हुई है यहाँ पर कि नए कार्गो टर्मिनल जो है यहाँ पे जो भी लेंगे यहाँ पे बिडिंग करेंगे यहाँ पे। सीधी सी बात है, यहाँ पे बिडिंग करेंगे, बिडिंग करके यहाँ पे जो है लीज यहाँ पे लैंड जो है वो लीज पे ली जाएगी और उनको वो 5 साल के बजाय यहाँ पे 35 ईयर्स के लिए मिलेगी। लेकिन यहाँ पे चेंजेस क्या हुए यहाँ पर, वो 1.5% के रेट के हिसाब से मिलेगी, जो कि यहाँ पे पहले या फिर अभी बात कर ले जिन लोग के पास यहाँ पे 30 ईयर्स से है गवर्नमेंट कंपनी जो है यहाँ पे, उनको 6% के हिसाब से मिल रही है यहाँ पर। इससे पहले जो है वो 7% से मिला करती है। लेकिन जो नई पॉलिसी है उसके अंदर यहाँ पे लीज जो है यहाँ पे वो 7% के हिसाब से मिल रही है और साथ ही साथ यहाँ पे एनुअल एस्केलेशन के साथ मिल रही है, मतलब 7% के एस्केलेशन के साथ। मतलब ये भी एक फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो 100 करोड़ की जमीन है यहाँ पर, उसके ऊपर अगले साल यहाँ पे 7% और बढ़ा दिए जाएंगे कि मतलब कि 100 करोड़ के ऊपर 6% चार्ज किए जाते थे और नेक्स्ट ईयर अभी इसको 107 करोड़ के ऊपर 6% चार्ज किए जाएंगे। तो ऐसे 7% के हिसाब से ये अगले साल भी बढ़ता जाएगा, अगले साल भी बढ़ता जाएगा, उसके ऊपर 6% लिया जाएगा। मतलब ये जो जमीन की वैल्यू है यहाँ पर उसके ऊपर 7% बढ़ना और नेक्स्ट ईयर 7% बढ़ना और नेक्स्ट ईयर 7% बढ़ना, उसके ऊपर ये 6% जो है वो लिए जाएगी। जो अभी तक एग्जिस्टिंग कार्गो टर्मिनल से उनकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। लेकिन जो नए आएंगे, नए प्लेयर्स आएंगे यहाँ पर, उनको 35 ईयर्स से तो मिलनी है यहाँ पर, लेकिन 1.5% के हिसाब से मिलनी है। ये थोड़ी सी चीज़ है ना यहाँ पे खटक रही है यहाँ पर कॉन्कर के लिए यहाँ पर, कि मतलब कॉन्कर जो है वो 6% से देगा यहाँ पर और बाकी जो कंपनी 1.5% के हिसाब से देंगे। अभी यहाँ पे ये जो 2 पॉइंट्स हैं उसको भी समझ लेना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा कहता हूँ इसके सब पॉइंट्स हमेशा पढ़ लिया करो यहाँ पर कि सब पॉइंट्स के अंदर एक्चुअल में चीज़ें क्या होती है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कहती है कि पेमेंट ऑफ लैंड यूज कैन बी डन आइदर एनुअली और इंटायर पेबल अमाउंट कैन बी पेड इन एडवांस ऑन प्रेजेंट वैल्यू बेसिस विद द डिस्काउंटिंग ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो एट रेट ऑफ 7% पर एनम फॉर द एक्टिविटीज लिस्टेड फ्रॉम SN 146 अबाउट। जो ऊपर के पॉइंट्स देखे हमने यहाँ पर, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, फिर यहाँ पे चौथा, पांचवा, छठवां पॉइंट है, लेकिन हमारे लिए यहाँ पर पहला और दूसरा पॉइंट ही मेन है यहाँ पर। तो गवर्नमेंट का क्या कहना है कि यहाँ पे 1.5% के हिसाब से तो आप पे कर ही सकते हो, लेकिन एक ही साथ जो 35 ईयर्स की लैंड लीज ली है यहाँ पर वो एक साथ 7% के हिसाब से आप यहाँ पे कर सकते हो। तो अभी इसके अंदर भी कैलकुलेशन है, यहाँ पे गलत फहमी मत रहना यहाँ पे कि 7% के हिसाब से यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें हो जाएगी। यहाँ पर 1.5% कहाँ पे और 7% कहाँ पे, वो भी हर साल के हिसाब से, मतलब 35 ईयर्स के हिसाब से देना पड़ेगा यहाँ पर। कि मतलब ऐसा नहीं 100 करोड़ के ऊपर 7% के हिसाब से यहाँ पे सारा का सारा पेमेंट हो गया और यहाँ पे सब खत्म, लेकिन हर साल को यहाँ पे गिनना पड़ेगा 7% 35 ईयर्स के लिए, मतलब कि 35 टाइम्स 7% के हिसाब से ये पेमेंट करना पड़ेगा यहाँ पर टोटल अमाउंट। उसके बाद ही यहाँ पे सारी चीज़ें हो सकती है यहाँ पर, नहीं तो अदरवाइज दूसरा ऑप्शन खुला है यहाँ पे 1.5% के हिसाब से। लेकिन अभी इफ एग्जिस्टिंग एंटिटीज ऑपरेटिंग कार्गो टर्मिनल्स एक्सेट्रा do not want avail option for shifting to new cargo terminal policy under transparent competitive bidding process। अगर जो पहले के प्लेयर्स जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्कर है उसको इस नई पॉलिसी के थ्रू नहीं जाना है यहाँ पर, 1.5% के हिसाब से नहीं जाना है, वो वहीं पे रह सकते हैं यहाँ पर। लेकिन क्यों, यहाँ पे दो चीजें हो सकती है। अगर नई पॉलिसी के साथ यहाँ पे कॉन्कर चला गया तो उसको बिडिंग प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा, मतलब कि यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स के साथ कॉम्पिटिशन करना पड़ेगा और वहाँ पे बिडिंग करनी पड़ेगी रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल के ऊपर। लेकिन यहाँ पे ऑब्वियसली बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स भी इसके अंदर उतरेंगे, बड़े बड़े प्लेयर्स के मतलब के हिसाब से आप लोग समझ रहे हो यहाँ पे मेरा क्या कहना है यहाँ पर, किस तरीके से यहाँ पे कॉन्कर बुरी तरह से हार सकता है, जमीनी हाथ से जा सकती है यहाँ पर नई पॉलिसी के तहत यहाँ पर। तो ऑब्वियसली इसके अंदर कॉन्कर जाएगा नहीं, क्योंकि पहले से उसके पास 30 साल के हिसाब से यहाँ पे एग्रीमेंट्स नए रिन्यू हो रहे हैं यहाँ पर। तो अभी कॉन्कर के हिसाब से 1988 में ये कंपनी स्टैब्लिश हुई थी यहाँ पर, तो उस हिसाब से आज तक के हिसाब से उसके 30 साल तो ऑलरेडी कंप्लीट हो ही चुके हैं। बहुत सारे जो एग्रीमेंट्स है वो यहाँ पे खत्म भी हो गए, लीज लाइबिलिटीज जो है वो यहाँ पे खत्म भी होगी, नए एग्रीमेंट जो है वो यहाँ पे बन भी रहे, यहाँ पर कुछ खत्म भी हो रहे हैं। तो ये चीजें भी इसके अंदर हो रही है यहाँ पर। ये चीज एक पॉइंट वाली बात है यहाँ पर कि आने वाले अगले 30 साल के अभी से हाथ में नहीं है
यहाँ पर आने वाले कुछ सालों में तो पिछले 30 सालों के यहाँ पे खत्म होने वाले एग्रीमेंट, ये चीज़ एक कॉन्कर के बारे में यहाँ पर उसको ऑब्वियसली इस नए पॉलिसी के थ्रू आने वाले 4 से 5 सालों के अंदर या फिर 10 सालों के अंदर इस नए पॉलिसी के थ्रू यहाँ पे जाना ही पड़ेगा। प्राइवेट प्लेयर्स के साथ यहाँ पे बिडिंग प्रोसेस करनी ही पड़ेगी यहाँ पर। तो अभी वापस से एक पॉइंट, इस पॉइंट पे आ जाते हैं यहाँ पर कि अगर इस बिडिंग प्रोसेस के थ्रू अगर उनको नहीं जाना है यहाँ पर, तो वो पिछले साल के हिसाब से जो 6% एनुअली लीज चार्जेस लेते हैं उस हिसाब से यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। एंटायर पेबल अमाउंट जो होती है यहाँ पर, एंटायर पेबल अमाउंट जो होती है ना, वो एकदम से यहाँ पर 6% के हिसाब से तो दे रहे हैं भाई एनुअली यहाँ पर, लेकिन उसी हिसाब से 7% के हिसाब से भी हम यहाँ पे परमानेंटली जो 35 ईयर्स के लिए जो लगता है वो भी एक साथ दे दे यहाँ पर, वो चीज़ यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होती है। तो ये थोड़ी सी ना यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कंफ्यूज करने वाली है यहाँ पर कि लैंड लीज पॉलिसी भी लाई जा रही है यहाँ पे 1.5% के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे कॉन्कर जो है गवर्नमेंट के हिसाब से पुरानी वाली पॉलिसी में रहना चाहता है यहाँ पर, उस हिसाब से इसके ऊपर 6% लगेगा। लेकिन जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं बहुत पावरफुल है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे बिडिंग प्रोसेस जीत ही जाएंगे यहाँ पर, उनको 1.5% पर एनम के हिसाब से यहाँ पे रेट लग रहा है। अगर यहाँ पे टोटल अमाउंट पे कर दे 35 ईयर्स के लिए 7% के हिसाब से लग रही है यहाँ पर, इनको बड़ी चीज़ जो बड़े बड़े प्लेयर्स है यहाँ पे, जो बड़े बड़े प्राइवेट प्लेयर्स है उनके लिए यहाँ पे 7% के हिसाब से 35 ईयर्स के लिए यहाँ पे करना कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर। किधर फोन लगाया SBI, हाँ तैयार है क्या पैसा, बस यही चीज़ हो रही है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ कॉन्कर के लिए यहाँ पे थोड़ी कठिन है यहाँ पे, क्योंकि कॉन्कर जो है ना यहाँ पे कि एक अलग चीज़ है यहाँ पे कॉन्कर के लिए कि डेट फ्री रहना यहाँ पर, नई पॉलिसी के अंदर चले जाना, मतलब यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स के साथ बिडिंग प्रोसेस करना है यहाँ पर। उस हिसाब से अगर बिडिंग प्रोसेस जीत भी जाती है यहाँ पर, तो वहाँ पे क्या होती है यहाँ पर चीज़ कि कॉन्कर के ऊपर यहाँ पे कोई भी डेट नहीं है यहाँ पर, लेकिन अगर उसने यहाँ पे बिडिंग प्रोसेस थ्रू गई यहाँ पर एंटायर पेएबल अमाउंट यहाँ पे करने की भी कोशिश की, मतलब कि जो यहाँ पे 35 साल का जो लीज लाइबिलिटी है वो एक साथ ही पे कर देंगे यहाँ पर, तो एक्चुअल में जो कॉन्कर है यहाँ पे वो ऑब्वियसली यहाँ पे डेट के अंदर आ जाएगी यहाँ पर, कि उसके ऊपर डेट बर्डन जो है वो यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो ये जो चीज़ें ना यहाँ पे जो लीज पॉलिसी यहाँ पर लैंड लीज पॉलिसी वो कुछ अलग यहाँ पे, अगर इसको डीप में देखा जाए यहाँ पर कि 1.5% हम सोच रहे हैं यहाँ पर कि 6-7% का जो लीज लाइफ की हुआ करता था यहाँ पर, लीज लैंड फीस हुआ करती थी यहाँ पर, वो एकदम से 1.5% के ऊपर ला के रख दी है यहाँ पर गवर्नमेंट ने। उस वजह से तो यहाँ पे कंपनीज को फायदा ही होने वाला है। लेकिन एक्चुअल में इस चीज़ के अंदर जब आते हो आप, ये जो पीडीएफ होती है वो पढ़ते हो, उसके टोटल सब पॉइंट्स पढ़ते हो, तो कुछ अलग ही चीज़ दिखती है यहाँ पर कि नहीं ये तो 6% के हिसाब से ही पे करने वाले हैं आने वाले अगले 30 साल के अंदर भी। लेकिन उसके अंदर भी यहाँ पे जो एग्रीमेंट्स हैं नए नए वो खत्म हो रहे हैं, नए नए एग्रीमेंट्स बन रहे हैं। तो यहाँ पर कॉन्कर किस तरीके के मूव लेंगे, यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज के साथ यहाँ पे कॉम्पिटिशन करेंगे, बिडिंग प्रोसेस के थ्रू जाएंगे, यहाँ पर इसी पॉलिसी के अंदर रहेंगे यहाँ पर। तो ये दोनों चीज़ बहुत कंफ्यूज करने वाली भी है यहाँ पर, और इन फ्यूचर यहाँ पे इन पॉलिसीज का किस तरीके से असर पड़ेगा इसके ऊपर भी यहाँ पे फोकस करने वाली बात है यहाँ पर। तो अभी ये सारी चीज़ें ना ये गति शक्ति के अंदर आती है यहाँ पर। पीएम गति शक्ति योजना जो है यहाँ पर सभी को पता होगा यहाँ पर कि जो रेलवे सेक्टर है यहाँ पे, या फिर हम यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात कर ली, ये किस तरीके से यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं यहाँ पर। जो डिफेंस सेक्टर की भी बात हो गई यहाँ पर, किस तरीके से एकदम से फ्लो में आ गए ये स्टॉक्स, तो किस वजह से यहाँ पे पीएम गति शक्ति योजना के तहत। तो ये सारी चीज़ें ना एक दूसरे से रिलेटेड है, बहुत सारी चीज़ें समझ लेने वाली बात है यहाँ पर कि किस तरीके से ये अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं यहाँ पर। एक चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करना है कि यहाँ पर अरे 1.5% ही तो है यहाँ पर, 6% से एकदम 1.5% हो गया है यहाँ पर, कि मतलब कि लीज लाइबिलिटी जो है वो कितनी कम हो जाएगी यहाँ पर कंपनी के ऊपर की। नहीं, यहाँ पर सब पॉइंट्स पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, और आने वाले समय में भी इसका बहुत उल्टा इफेक्ट भी हो सकता है। सीधा तो हम कर ही रहे हैं यहाँ पर, लेकिन उल्टे के बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो ये दोनों चीज़ें बहुत कंफ्यूज करने वाली बात होती है यहाँ पर। अभी दूसरी तरफ आ जाओ यहाँ पर, दूसरी अनाउंसमेंट क्या है यहाँ पर गवर्नमेंट की, दूसरा डिसीजन क्या है यहाँ पर गवर्नमेंट का, वो है डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। अभी फिलहाल गवर्नमेंट के पास कितना है स्टॉक्स यहाँ पे, वो कितने स्टेक्स होल्ड करके रखती है, वो 54.80% यहाँ पे होल्ड करके रखती है। तो अभी इस हिसाब से 54.80% के हिसाब से गवर्नमेंट जो डिसइन्वेस्टमेंट करने वाली है यहाँ पर, कितना 30% के आसपास का यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट करने वाली है। मतलब कंपनी के पास कितना बचता है यहाँ पर, सॉरी गवर्नमेंट के पास कितना बचता है यहाँ पर, वो 24% के आसपास का बचता है यहाँ पर। तो ये 24% अगर इसके पास बचेगा, प्रोमोटर एक्चुअल में चेंज हो गया, इसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो है, इसकी स्ट्रेटेजी जो है वो किसी और के हाथ में चलेगी, प्रोमोटर ही चेंज हो जाएगी, इसका मैनेजमेंट ही चेंज हो जाएगा यहाँ पर। सभी को पता है यहाँ पर कौन ये स्टेक्स जो है यहाँ पे 30% डिसइन्वेस्टमेंट करेगा, कौन खरीद सकता है यहाँ पर।
पोर्ट्स के अंदर, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, गैस के अंदर, एनर्जी के अंदर सबसे ज़्यादा हाथ किसका है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सबसे ज़्यादा हाथ किसका है, सभी को पता है यहाँ पर किस तरीके से मूव हो सकता है यहाँ पर। और ये जिनके भी हाथ में जाएंगी वहाँ पे डेट फ्री रहना इस कंपनी के लिए कोई मतलब ऐसा नहीं लग रहा है यहाँ पर कि ये कंपनी डेट फ्री रहेगी। मैं यहाँ पर 3 से 4 साल की बात पहले वीडियो की शुरुआत में बताया था कि 3 से 4 सालों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। कंटिन्यूसली यहाँ पे प्रॉफिटेबल रहेगी, कंटिन्यूसली यहाँ पे डेट फ्री भी रहेगी, लेकिन आने वाले 5 से 6 साल के बाद यहाँ पर इस कंपनी की कंडीशन कहाँ से कहाँ हो सकती है यहाँ पर। जो इसकी बैलेंस शीट इतनी क्लीन है यहाँ पर, इसके केयर रेटिंग के भी बारे में बात कर ले वो भी इतनी क्लीन है यहाँ पर, वो किस तरीके से यहाँ पे मूव करेगी, मतलब कंपनी की जो रेटिंग है वो डाउन होगी या अपसाइड होगी, ये कहने वाली बात है यहाँ पर। तो ये दो चीज़ भी यहाँ पे समझ में नहीं आ रही है कि ये कंपनी जो है गवर्नमेंट है, फिलहाल गवर्नमेंट कंपनी के लिए 30 साल की लीज लाइबिलिटी थी वो 35 ईयर्स कर दी सभी के लिए प्राइवेट हो गया, गवर्नमेंट हो गया, अभी सभी के लिए 35 ईयर्स की कर दी। लेकिन उसमें भी अभी ये कंपनी जो है वो डिसइन्वेस्टमेंट में जा रही है यहाँ पर। गवर्नमेंट जो है इसमें से निकल रही है बाहर, यहाँ पे ये प्राइवेट हो जाएगी यहाँ पर। प्राइवेट होने के बाद आने वाले कुछ सालों के अंदर इसके जो पुराने एग्रीमेंट्स जो हुए थे वो लैंड आने वाले 5 से 6 साल के अंदर यहाँ पे उसका नया एग्रीमेंट होगा। उसको किस पॉलिसी के तहत यहाँ पे जाना पड़ेगा, यहाँ पर उसको जाना पड़ेगा नई पॉलिसी के तहत यहाँ पर, कि जो मतलब 1.5% के हिसाब से लगती है यहाँ पर। तो वो किस तरीके से मूव करेगी कि मतलब वो 6% वाली कैटेगरी के अंदर रहेगी, 1.5% वाली कैटेगरी के अंदर रहेगी। ये सारा डिसीजन जो है ना यहाँ पे इसके नए प्रोमोटर के ऊपर ही रहेगा। हालांकि यहाँ पे जो है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि इसमें से डिसइन्वेस्टमेंट होगा या नहीं होगा, लेकिन इस साल तो बिल्कुल नहीं होगा। जो फाइनेंशियल 23 का टारगेट था वहाँ पे गवर्नमेंट का डिसइन्वेस्टमेंट करने का कि 65,000 करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट होगा यहाँ पे। 62,000 करोड़ का एक्चुअल में हो भी चुका है यहाँ पर, लेकिन अभी भी 3,000 करोड़ का बाकी है यहाँ पर। तो वो 3,000 करोड़ का कहाँ से वसूल करेगी यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे इसको भी बेचेगी गवर्नमेंट, यहाँ पे ओएफएस के जरिए भी बेचेगी, उसको टारगेट कंप्लीट करना है यहाँ पे फाइनेंशियल 23 का। यहाँ पर गवर्नमेंट ने अनाउंस भी किया है यहाँ पर नेक्स्ट मंथ EOI यहाँ पर वो, यानी कि EOI का मतलब क्या होता है, इंप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब यहाँ पे इसके अंदर कौन कौन है इंटरेस्टेड यहाँ पे इसको खरीदने के लिए वो जारी करेगा यहाँ पर। जैसे कि एयर इंडिया का किया था यहाँ पे, बहुत सारी टाटा से रिलेटेड भी और बहुत सारी कंपनीज हुई थी यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया था उन लोगों ने, वैसा ही इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाने के लिए वो EOI यहाँ पे जारी करेगा नेक्स्ट मंथ यहाँ पे गवर्नमेंट की। कौन कौन, इसको लंबी प्रोसेस लगती है यहाँ पर, 1-1.5 साल भी लग सकता है यहाँ पर, लेकिन OFS के जरिए भी यहाँ पे बेच सकती है कंपनी यहाँ पर कुछ प्रतिशत हिस्सा यहाँ पे 65,000 करोड़ यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए। तो ये चीज़ें जो है ना यहाँ पे बहुत सारी है, एक दूसरे में मैटर करती है यहाँ पर। EOI अभी आ जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट मंथ में यहाँ पे, फिर भी यहाँ पे 1-1.5 साल लगेगा इसको प्राइवेट हाथों में जाने के लिए। प्राइवेट हाथों में जाने के बाद यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट होगी, उसकी प्रक्रिया होती है, 2 साल तो यहाँ पे आराम से चले जाएंगे। उसके बाद में मैनेजमेंट नहीं आएगा यहाँ पे, प्रोमोटर्स नहीं होंगे यहाँ पर, ये सारी चीज़ें भी होगी। उसके बाद में भी यहाँ पे मैं इसीलिए कह रहा था कि 5 से 6 साल बाद इसका जो है कंपनी के अंदर क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, इसके प्रॉफिट एंड लॉसेस में, इसकी बैलेंस शीट में, इसके क्रेडिट ट्रेडिंग में, ये सारी चीज़ें उसके ऊपर ही डिपेंड करती है गवर्नमेंट की। ये खाली 2 डिसीजंस की वजह से यहाँ पे, जो कि मैंने कहा कि गवर्नमेंट यहाँ पे इसमें से डिसइन्वेस्टमेंट करेगी। और दूसरी बात यहाँ पे कि जो इसके अंदर लैंड लीज पॉलिसी के अंदर जो सारे चेंजेस हुए वो भी कितने कंफ्यूजन वाले हैं। अभी भी हम क्लियर नहीं कर सकते कि 1.5% की कैटेगरी में रहेगी कंपनी या फिर 6% की ही कैटेगरी में रहेगी। क्या चेंजेस आने वाले वक्त में और भी हो सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड मैं इस कॉन्कर के ऊपर, मतलब ये इतनी प्रॉफिटेबल नवरत्न कंपनी है ये अभी के हिसाब से, तो उस हिसाब से मैंने इसका बिजनेस भी आप लोग को ज़्यादा नहीं बताया कि किस तरीके से ये काम कर रही है यहाँ पर। मैंने प्रॉफिट एंड लॉसेस के बारे में भी ज़्यादा नहीं बताया, मैंने बैलेंस शीट के बारे में ज़्यादा नहीं बताया, क्योंकि सभी को पता है एक नवरत्न कंपनी यहाँ पर किस तरह से काम कर सकती है। लेकिन इन 2 चीज़ों के ऊपर मैंने फोकस किया कि 2 कौन से डिसीजन गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट्स और लीज लैंड पॉलिसी के अंदर, इसी के ऊपर सबसे ज़्यादा मैंने डिस्कशन किया, सबसे ज़्यादा टाइम दिया है यहाँ पर कि किस तरीके से ये काम कर सकते हैं। फिलहाल कंपनी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आने वाले 3 से 4 साल के अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता यहाँ पर। बहुत ही प्रॉफिटेबल कंपनी है, लेकिन आने वाले 6-7 साल पकड़ लो आप कि किस तरीके से इसके अंदर बदलाव हो चुके होंगे उस वक्त तक, यहाँ पे 6-7 साल बाद यहाँ पे। तो उसी हिसाब से चलते हुए, देखते हुए यहाँ पर कि किस तरीके से काम कर सकती है। आप लोग को इसको मतलब वॉच करते रहना है, इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखते रहना है, न्यूज़ देखते रहना है, इससे रिलेटेड की पॉलिसी के अंदर क्या चेंजेस होते रहते हैं, गवर्नमेंट क्या डिसीजंस लेती रहती है। EOI आया है तो वो किस तरीके से, OFS के जरिए बेचेगी तो कैसे बेचेगी, तो उसके अंदर भी सारी चीज़ें हमको देखना बहुत ज़रूरी है। अगर 30% का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ भी तो इसके नए प्रोमोटर्स कौन होंगे, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग बात होगी यहाँ पर। कंपनी के ऊपर आने वाले कुछ समय के अंदर डेट रहेगा कि नहीं, ये भी बहुत अच्छी बात होगी यहाँ पर देखने के लिए। और इसके चार्ट को भी एक बार देख लिया जाए ना यहाँ पर कि किस तरीके से अभी तक, मैं अभी फिलहाल की सिचुएशन के हिसाब से बात कर लूँ तो बहुत अच्छे खासे तरीके से यहाँ पे जो है ना पिछले 1
7-8 महीने के अंदर यहाँ पे बात कर ले तो वो किस तरीके से इसने ग्रो किया सभी को पता है यहाँ पर। लेकिन एक चीज का मैं फिर से बात बताऊंगा यहाँ पे कि रेलवे स्टॉक्स यहाँ पे बहुत बूम कर रहे हैं, डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक जो है बहुत बूम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं ये भी बता रहा हूँ यहाँ पर कि मतलब कि जो 52 वीक्स के आसपास पहुंच गए यहाँ पर, हाइस के आसपास यहाँ पे 52 वीक्स के थोड़ा सा समझ के रहने के लिए जरूरत है यहाँ पर कि मतलब कि अभी जनवरी मंथ जो रहता है मैं हर वीडियो में बताता हूँ यहाँ पर कि इसके चार्ट से रिलेटेड कोई भी स्टॉक्स हो यहाँ पे 52 वीक्स के हाइस पर जब जाता है थोड़ा सतर्क रहने की बहुत जरूरत है क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग होती है। और यहाँ पे जब बजट आता है फरवरी मंथ के अंदर तो उस हिसाब से जनवरी मंथ के अंदर ना थोड़ी सी अप्स एंड डाउन होती है, मार्केट के अंदर उछल कूद होती है, तो उसकी वजह से भी समझ के रहना बहुत जरूरी होता है। तो ये सारी चीजें ना आप लोगों ने हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि अभी तो ये बहुत बूम कर रहा है यहाँ पर 52 वीक्स के हाइस पे आसपास जाके आ चुका है, थोड़ा सा अप्स एंड डाउन हो रहा है, लेकिन जनवरी मंथ है, समझ के रहना बहुत जरूरी है। हर वीडियो में बताता हूँ, हर स्टॉक के अंदर बताता हूँ मैं, प्रॉफिट एंड लॉसेस के बारे में बात हो, यहाँ पे बैलेंस शीट के सब पॉइंट्स के बारे में बात हो, या फिर चार्ट के अंदर ये सारी चीजें हो, या फिर जो जनवरी मंथ जो होता है बहुत अप्स एंड डाउन होते हैं जिस मंथ में यहाँ पे, उससे रिलेटेड भी मैं हर बार बताता हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पे संभल के रहने की बहुत जरूरत होती है। तो ये सारी चीजें जो है ना आप लोगों ने हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। तो अभी फिलहाल ये सारी चीजें आप लोग को समझ में आ चुकी होगी। यहाँ पर सबसे मेन बात कौन सी बता रहा हूँ, यहाँ पे गवर्नमेंट के 2 डिसीजंस, उससे रिलेटेड बात सारी समझ में आ चुकी होगी। और उसके बाद में बिजनेस कैसे काम कर रहा है, बैलेंस शीट कैसे काम कर रही है, प्रॉफिट एंड लॉसेस कैसे हो रहे हैं, आने वाले 3 से 4 साल इस कंपनी के लिए कैसे होंगे, और आने वाले 5 से 6 साल बाद किस तरीके से ये कंपनी काम कर सकती है। इस वजह से मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दी है यहाँ पर। तो अभी फिलहाल इस वीडियो को मैं यही पर करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा, काम का लगाओ तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन हिट करो, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन क्वेरी होगी नीचे कमेंट जरूर करना। तब तक के लिए टाटा स्टे अलर्ट। और सबसे मेन बात, नीचे एक बड़ा सा लाल बटन है सब्सक्राइब लिखा हुआ उसके ऊपर, वो जरूर हिट कर देना। तब तक के लिए टाटा स्टे अलर्ट।